Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I am Mr. Devesh, your biology faculty. Today we are going to conduct a test of biology. तो बेसिकली आज हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, सेम वही जैसे हम पहले भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ताकि आप अपने आप को मेजर कर पाओ कि आपका लेवल क्या है। तो आज भी हम कुछ फर्दर क्वेश्चंस के साथ आगे हम टेस्ट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा बेसिकली, और आपको कुछ टाइम दूंगा कि आप क्वेश्चंस पढ़ो, सॉल्व करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली। तो आप देख पाओगे कि किस क्या आंसर क्या है, या फिर आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि एग्जाम्स आपके अब नियर बाय हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Biology test paper. The first question says, in a living cell, what is the site of ribosome formation? मतलब बोला कि लिविंग सेल, बेसिकली सेल में आपके राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है। अब देखो यहाँ पे इसने चार ऑप्शन दिए, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है। हमें ठीक है मालूम है राइबोसोम प्रेजेंट होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ RER पे प्रेजेंट होता है। तो लोग कंफ्यूज आते हैं कि राइबोसोम फॉर्मेशन और प्रेजेंट कहाँ होता है। तो बहुत से बच्चे आपके टिक लगा देते हैं, ये टिक लगा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि RER पर आपके राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है राइबोसोम का। तो बेसिकली राइबोसोम का फॉर्मेशन ना तो गोल्जी बॉडीज में होता है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ भी नहीं होता। हाँ, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, राइबोसोम आपके RER पे जरूर लोकेटेड होते हैं, लेकिन अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो वो फॉर्म होते हैं आपके न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस, जो कि आपको मालूम है, न्यूक्लियोलस जो होता है आपके लिविंग सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और यहीं पर बेसिकली आपके जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोलस। अगर आपका ये क्वेश्चन होता कि राइबोसोम प्रेजेंट कहां पर होता है, लोकेटेड कहां पर होता है, तब आप टिक लगाते ER। और ER में भी कहां पर होता है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। लेकिन अगर मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो वो होगा आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन लेक्स ड्यूरिंग एंट्रोफिकेशन। आपको पहले वर्ड क्लियर होना चाहिए कि एंट्रोफिकेशन होता क्या है। एंट्रोफिकेशन बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर किसी लेक में, किसी वाटर बॉडी में बेसिकली न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, तो वहां पर एल्गी का या छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उसके सरफेस पे ग्रो करने लग जाते हैं। मान लो कोई ऐसा लेक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छा खासा है, तो ऑब्वियसली वहां पर आपके एल्गी ग्रो करेंगे। अब छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे जो कि वाटर सरफेस को बिल्कुल कवर कर लेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंट्रोफिकेशन, ग्रोथ ऑफ एल्गी आप कह सकते हो, या छोटे छोटे माइन्यूट प्लांट्स। तो एंट्रोफिकेशन में क्या होता है, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्गी। क्या एल्गी का ग्रोथ का डिस्ट्रक्शन होता है? ये तो उल्टा बोल दिया उसने, नहीं। एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि एल्गी ग्रो करे ना करे। ठीक है, लेकिन मैंने बोला क्या कि न्यूट्रिएंट ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके लेक में न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा तभी तो कोई वहां पर सर्वाइव कर पाएगा। ऑक्सीजन भी नहीं। लॉस ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर, ये तो उल्टा बोल दिया कि डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाना। एक्सेसिव एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू वाटर, ये सही है आपका। अगर आपके वाटर बॉडी के अंदर एक्सेस न्यूट्रिएंट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वहां पर, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रोथ होगी। किनकी? अलग अलग एल्गी की, अलग अलग आपके छोटे माइक्रो प्लांट्स की वो ग्रोथ होगी, और वो आपके बेसिकली पूरे वाटर बॉडी के सरफेस को ऐसे कवर कर लेंगे। अगर उन्होंने कवर कर लिया तो उसी टर्म को क्या बोला जाएगा, आपका एंट्रोफिकेशन, जिसमें आपकी एल्गी ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं वाटर बॉडीज के सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। आपको चार ऑप्शन दे रखे, इंसुलिन, थायरोक्सिन, जिबलिन, एस्ट्रोजन। तो आपको बताएं इनमें से आपका प्लांट हार्मोन कौन सा है। बेसिकली प्लांट हार्मोन, इंसुलिन क्या काम करता है, ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमन के अंदर, मतलब एनिमल के अंदर मान लो। प्लांट हार्मोन नहीं है ये। थायरोक्सिन क्या कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है।
अगर आपके थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में कम निकल रहा है तो बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, उसको क्रेटिनिज्म बोला जाता है। वो हल्के से आप कह सकते हो उनका दिमाग थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, हल्का सा आप मेंटली रिटार्डेड कह सकते हो, वो पागल वाला नहीं लेकिन हल्का सा दिमाग स्लो करना। तो ये भी ह्यूमन में पाया जाता है। एस्ट्रोजन आपके फीमेल बॉडी में पाया जाता है, ये फीमेल हार्मोन आप कह सकते हो, फीमेल सेक्स हार्मोन आप कह सकते हो उसको। तो बेसिकली ये भी एनिमल में पाया जाता है। हमें कौन सा चाहिए? प्लांट हार्मोन। जिबरलिंस जो होता है ना, जिबरलिंस आपका एक पीजीपी है। पीजीपी स्टैंड्स फॉर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। जिबरलिंस आपके सीड इनिशिएशन करवाता है, स्टेम की इलोंगेशन करवाता है। तो जिबरलिंस जो होता है अकेला ऐसा, इन चारों ऑप्शन में से अकेला ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट हार्मोन में पाया जाता है। तो हमें प्लांट ही तो चाहिए। सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली। बैलेंस डाइट में क्या करना चाहिए? देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ हमारे इंडियन डाइट की, तो हमारे इंडियन डाइट में ना कार्ब्स का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू फैट, अकॉर्डिंग टू प्रोटीन। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने इनको 5 पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो उस रेशियो के हिसाब से आपको बताना है। 1:5 आपका प्रोटीन है, 3/5 आपका फैट है, और कार्ब्स वन, आप क्या कहा? 1/5। मैंने क्या बोला? कार्ब्स का अमाउंट ज्यादा होता है हमारे इंडियन डाइट में, तो कार्ब्स तो आपके फैट से बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इसको आप क्वेश्चन मार्क में डाल लो। हम अभी सही आंसर देखेंगे तो उस पर हम टिक लगा देंगे। प्रोटीन 3/5, 1/5 फैट, 1/5 कार्ब्स। मैंने कहा कि आपका कार्ब ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो गलत ही है सीधा, क्योंकि प्रोटीन हमारे डाइट में, बेसिकली इंडियन डाइट में प्रोटीन उतनी ज्यादा नहीं होती है। सी में प्रोटीन 1/5, फैट 1/5, कार्ब हो गया आपका 3/5। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं। ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। तो लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके कार्ब्स का अमाउंट करना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1/2 प्रोटीन की बात कर रहा हूँ ना, तो ये अगर मैं 5 में कंपेयर करूँ तो 2.5 पॉइंट में 5 आएगा, क्योंकि आधा दिखा रहा है, आपका हाफ शो कर रहा है। 5 का आधा क्या होगा? 2.5, जो कि इतना नहीं होता। अगर आप सी ऑप्शन देखोगे, सी ऑप्शन आपका सबसे एक्यूरेट है। प्रोटीन कितना है? 1/5 प्रोटीन, 1/5 फैट, और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका 5.5 ही आएगा। मतलब ये हो गया आपका बैलेंस डाइट, जिसमें हमारे कार्ब्स का अमाउंट ज्यादा रहता है, फैट और प्रोटीन लगभग हम सेम लेते हैं। अगर आपको अपने बॉडी में मसल ग्रोथ करना है, जो जिम जाते हैं इंसान, तो वो अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम मल्टीप्लाई करके अपना प्रोटीन लेते हैं, वो बेसिकली मसल बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर मैं नॉर्मली ग्रोथ की बात करूँ तो आपके बॉडी वेट पर ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। जैसे अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको पर डे आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा नॉर्मल इंसान के, लेकिन आप 1.5 ले सकते हो अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो बहुत। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one among the following groups is the most abundant in terms of number of species identified। बोला गया है कि कौन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज अभी आइडेंटिफाइड करे जा चुके। ये नहीं बोल, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाइड करे जा चुके उसकी बात कर रहा हूं मैं। फंगस जिसको नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं, इनके हैं लेकिन उतने ज्यादा भी नहीं है। ग्रीन प्लांट्स के भी ठीक ठाक है, लेकिन वो भी उतने ज्यादा नहीं है। बैक्टीरियाज तो मैं कह रहा हूँ, बैक्टीरियाज बल्कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। बैक्टीरियाज तो आपके बिलियन में भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिफाइड अभी तक कितने में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा आइडेंटिफाइड जो हुए हैं वो हुए आपके इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आपके एनिमल किंगडम के किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोड्स में, ऑर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट्स आते हैं आपके ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करूँ, सबसे ज्यादा जो आपके आइडेंटिफाई हुए हैं वो है आपके इंसेक्ट्स के। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि अगर मैं एंट्स की बात करता हूँ, चींटियों की बात करता हूँ, तो उनकी स्पीसीज जो है ना, लगभग लगभग 20,000 से ज्यादा स्पीसीज है, आप बोल सकते हो। खाली एक एंट की हमने मुश्किल से 10 भी नहीं देखी होंगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनके पर मेंबर की स्पीसीज की क्वांटिटी आइडेंटिफाइड जो है बहुत ज्यादा है, किसकी? ऑर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट्स की। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन डी,
सिक्स्थ क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि होता है हमें एक प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है, is a parasitic disease of humans and other animals. It is caused by sleeping sickness. बेसिकली आप कह सकते हो कि हमें एक प्रोटोजोआ कॉज करता है। वो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ना तो हिस्टोमोनाज है, ना एंजोमोने है, ना आपका नाइजीरिया है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, एक टाइप का प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा आपका एक टाइप का ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो कि हमारी बॉडी में क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस में बेसिकली आपकी जो स्लीप साइकिल होगी ना वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होगी, रेगुलर कह सकते हो, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। आप फ्रीक्वेंट आपको रात में हेडेक्स होते रहेंगे, आपको नींद आएगी नहीं। तो बहुत ज्यादा हमें कॉज कौन करता है? हमें कॉज करता है एक टाइप का प्रोटोजोआ जिसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है kidney secretes an enzyme which changes plasma protein angiotensinogen into angiotensin. The enzyme is, पहले तो समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि किडनी जो होता है एक एंजाइम रिलीज करता है जो कि हमारे एंजियोटेंसिनोजन, जो कि एक टाइप का एंजाइम होता है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में। अब मेरी बात समझो कि एंजियोटेंसिनोजन का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में वाटर फ्लूइड्स का लेवल, मतलब जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होता है ना उसका लेवल मेंटेन करता है कौन? आपका एंजियोटेंसिन। तो इसका एक्टिवेट होना जरूरी है। अब बोला गया कि किडनी ऐसा कौन सा हार्मोन या एंजाइम निकालता है जिससे वो इसको एक्टिवेट करवाता हो। तो देखो नाइट्रोजनेज है, ऑक्सीजनेज है, हाइड्रोलेज है। आप देख सकते हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का क्या करता है? हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स है। लेकिन किडनी जो हमारे एंजाइम रिलीज करता है वो रिलीज करता है बेसिकली आपका क्या? रेनिन। रेनिन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन व्हिच इज आल्सो सिक्रेटेड बाय किडनी। आप इसको एंजाइम बोल सकते हो, आप इसको हार्मोन बोल सकते हो। ये कौन सिक्रेट करता है? आपका किडनी। और ये आपके एंजियोटेंसिनोजन एक ऐसा, मतलब एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम का प्रीएक्टिव फॉर्म है। जैसे रेनिन क्या करता है? उसको एक्टिवेट करता है, तो किस में कर हो जाएगा वो? एंजियोटेंसिन में। और एंजियोटेंसिन हमारी बॉडी में यूरिया का एलिमिनेशन करवाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का बेसिकली आप कह सकते हो लेवल मेंटेन करके रखता है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं तो रेनिन जो है हेल्प कर रहा है हमारे किस में? बॉडीली फ्लूइड फॉर्म रेगुलेशन में और उसको मेंटेन करने में, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सेवेंथ का होगा आपका रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट है द एसिडिक सेमी डिटैच्ड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक न्यूट्रलाइज्ड बाय। देखो अगर मैं थ्योरीज की बात करूं तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके दो आंसर हो सकते हैं कि आपके फूड से, जो स्टमक में जो फूड होता है बेसिकली एसिडिक फूड जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है मेनली? देखो मेन इसको न्यूट्रलाइज करता है आपका पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस मेन पूरा कंप्लीट ड्यूरेशन कौन करता है? आपका पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन इसके काम करने के लिए, पैंक्रियाटिक जूस के जो काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए ना, वो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? आपका बाइल जूस। अगर बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस नहीं करेगा तो आपका पैंक्रियाटिक जूस भी काम नहीं कर पाएगा। नॉर्मली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, पहले आपका बाइल जूस क्या निकालेगा? कहां से निकलता है? लीवर से। और ये एल्कलाइन मीडियम का होता है, तो ये उसको मीडियम प्रोवाइड करता है किसको? पैंक्रियाटिक जूस को काम करने के लिए, कि भाई मैंने अब एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस कर दिया है, ये लो अपना एल्कलाइन मीडियम और अपना काम करना स्टार्ट करो। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, डायरेक्टली कौन कर रहा है? आपका पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन अगर मैं मेन रीजन बता रहा हूं, अगर बाइल जूस अपना अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस ना करे तो ये पैंक्रियाटिक जूस भी काम नहीं कर पाएगा। पैंक्रियाटिक जूस तभी काम करेगा जब उसको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा। अल्कलाइन मीडियम कौन देता है? आपका बाइल जूस। तो आप कह सकते हो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है तो आप दे सकते हो बाइल जूस को, क्योंकि बाइल जूस अपना सिक्रेशन करेगा तभी पैंक्रियाटिक जूस काम कर पाएगा, ठीक है। अगर बाइल जूस नहीं अपना अल्कलाइन मीडियम सिक्रेट मतलब नहीं दिया उसे इसको काम करने के लिए, तो आपका पैंक्रियाटिक जूस काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ अगर इसमें बाइल जूस के आपको कुछ और ऑप्शन होता तब आप टिक लगाते इसको पैंक्रियाटिक जूस के, लेकिन ये दोनों साथ में इसकी वजह से ये काम करता है तो इसको प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे बाइल जूस को, ठीक है। वैसे हाँ स्टमक से जो पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है वो करता है आपका पैंक्रियाटिक जूस, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस किसके बिहाफ पे करता है? आपके मतलब किसकी हेल्प करता है? आपका बाइल जूस। अगर बाइल जूस हेल्प नहीं करेगा तो वो नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आपके जो 4 पॉइंट्स गिवन है वो चारों के चारों आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने चाहिए। उनमें से कोई एक ऐसा है जो कि नहीं करता तो अलग देखेंगे हम। जो हेल्प नहीं करता, डज नॉट हेल्प या डज नॉट टेक पार्ट इन, ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम आपके लंग्स और रिब से अटैच होता है, तो ये आपके लंग्स को एक्सपेंड और रिलैक्स होने में हेल्प करता है, हाँ ये तो हेल्प कर रहा है। ट्रैकिया, ट्रैकिया तो विंड पाइप को बोलते हैं, यहाँ से तो पैसेज होता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड जो बेसिकली ऑक्सीजन रिच क्वांटिटी जो एयर होता है वो आपके पैथवे से जाता है, हाँ ये भी हेल्प कर रहा है। ब्रोंकाई, ट्रैकिया के नीचे वाला जो रीजन होता है ना ब्रोंकाई या ब्रोंकस होता है, ठीक है। फिर ब्रोंका जो ब्रोंकस होता है ना ऐसे 2 ब्रोंकुलस में डिवाइड हो जाता है, हाँ तो ये भी आपका पैसेज है। मतलब ये तीनों हेल्प कर रहे हैं, ये तीनों आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल आपका कहाँ पाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है आपका किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी के अंदर बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है आपका, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस विच इज द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। किडनी के अंदर भी साइट ऑफ फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस, जो कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किडनी की स्ट्रक्चर टेफ्रॉन के अंदर। तो ये तो आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है बोमेंस कैप्सूल, तो ये ब्रीदिंग में तो हेल्प करेगा नहीं, ठीक है। बाकी तीनों पार्ट आपके ब्रीदिंग में हेल्प करे, लेकिन बोमेंस कैप्सूल आपके एलिमिनेशन या एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा, ब्रीदिंग में वो टेक प्लेस नहीं करता, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, बी, बोमेंस कैप्सूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बताना है कि कौन से ऐसे आपके स्टेटमेंट है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन टू इंप्रूव सॉइल, भाई और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का तो यूज करते ही नहीं है, तो ऐसे हटा दो, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिकम्पोजिंग एंड फॉलोइंग, हाँ डिकम्पोज होने देते हैं हम, बार बार डिकम्पोजिंग होती है उसमें, और उसके बाद हम बार बार मतलब क्रॉपिंग करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं, तो हाँ ये लाइन करने के ठीक है। यूज ऑफ हर्ब्स टू कंट्रोल पेस्ट, हम हर्ब्स के आपका केमिकल, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हर्ब्स जो होता है वो खाली आपके साथ नेचुरल चीजों से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल नहीं है, तो हाँ ये हमारे के लिए हमारे ठीक होता है, ये दोनों भी ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, देखो अगर हम हायर प्रोडक्टिविटी करेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी करेंगे पर हेक्टेयर, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिजल्ट में, कंक्लूजन में कहीं ना कहीं अमाउंट उसका डिग्रेड होगा ही होगा। हाँ आप थोड़ी जगह पे करो तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा खासा होगा, लेकिन अगर आप बहुत हाई प्रोडक्टिविटी करें तो कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा ही होगा, अगर आप हाई एरिया में करोगे, ठीक है। तो ये भी कम कर दो, तो आपके 2 स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आपका ठीक स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन मिले, तो आपको सेकंड और थर्ड ही ठीक है, 1 4 नहीं, 1 3 4 नहीं, 2 3 4 नहीं, आपका सेकंड एंड थर्ड जो है वो ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन सी, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ इनर बार्क ऑफ अ वुडी प्लांट इज टू, देखो मेन फंक्शन जो होता है इनर बार्क, अंदर वाले बार्क का जो मेन फंक्शन होता है क्या फंक्शन होता है, देखते हैं अभी। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ, देखो ये काम ऐसा आपके जाइलम का होता है, लेकिन इनर पार्ट में ना, बार्क के इनर पार्ट में आपके फ्लोएम बंडल ज्यादा होते हैं, जाइलम उतना होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। एक्ट एज अ मेम्ब्रेन इम्परमेबल टू वाटर एंड गैस, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है ताकि गैस और वाटर आ पाए, तो वो भी ऐसा भी नहीं होता, बार के थ्रू ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमें। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मैंने अभी आपको बोला कि फ्लोएम बंडल्स वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, ये कहने के सही है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द हर्बीवोरस एनिमल्स, देखो इनर पार्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्ट तो आउटर वाला पार्ट करता है ना, तो इनर पार्ट के पास तो एनिमल पहुंच ही नहीं पाएंगे, प्रोटेक्शन तो आउटर वाला पार्ट करेगा, ये भी नहीं होगा। देखो 3 ऑप्शन तो आपके गलत ही हो गए, एक ऑप्शन को आपने क्वेश्चन मार्क में रखा था, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा,
ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये किसका काम होता है? आपके फ्लोएम का। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि बार्क के जो इनर बार्क होता है उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है बेसिकली, वो फ्लोएम जो होते हैं वहाँ फ्लोएम बंडल्स फ्लोएम फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे किसका? फूड का, जो कि फ्लोएम का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following carries out the function in human being similar to the one which malpighian tubules perform in cockroaches and other insects। बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग में ऐसा कौन सा ऑर्गन काम करता है जैसे इंसेक्ट्स के अंदर करता है मैलफिजियन ट्यूब्स। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप कॉकरोच के बारे में पढ़ोगे, उनके एनाटॉमी के बारे में पढ़ोगे, तो उनके अंदर ना छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स। ठीक है, जिसके थ्रू वो ना एक्सक्रिएशन करते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर मैलफिजियन ट्यूब्स किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एक्सक्रिएशन में। अच्छा, तो ह्यूमन के अंदर एक्सक्रिएशन में कौन हेल्प करता है? क्या लंग्स एक्सक्रिएशन का काम करते हैं क्या? नहीं। हाँ, लंग्स आपका क्या करता है? रेस्पिरेशन का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, हार्ट काम करता है क्या? नहीं, ये तो आपके सर्कुलेशन का काम करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है क्या? नहीं, ये तो आपके रिप्रोडक्शन में परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रिएशन का काम कर रहे तो ह्यूमन के अंदर कौन काम करता है एक्सक्रिएशन का? वो करता है आपका किडनी। हमारी बॉडी में किडनी जो होता है वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं सेम वे में जैसे आपके कॉकरोच या किसी इंसेक्ट्स के अंदर मैलफिजियन ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following regions cells in the human body is involved in controlling blood sugar level। देखो, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कौन करता है? ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है मेनली हमारा पैंक्रियास। अब यहाँ देखोगे कि आपका पैंक्रियाज कहाँ है? पैंक्रियाज में कुछ रिलेटेड है आपको? स्प्लीन, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैं एक बात समझो, पैंक्रियाज जो होता है ना वो दो चीजों का सिक्रेशन करता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, दो चीज रिलीज करता है। क्या? एक करता है आपका ग्लूकागोन, पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स कंट्रोल करते हैं आप, मतलब रिलीज करते हैं आपके ग्लूकागोन को, बीटा सेल्स रिलीज करते हैं आपके इंसुलिन। आपने पैंक्रियाज का नाम सुना होगा। ठीक है, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सेम अगर मैं बताऊं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं ना, ये आपके रिलेटेड होते हैं पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज, ठीक है, बेसिकली ग्लूकागोन आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इंसुलिन क्या काम करता है? आपके ब्लड में शुगर लेवल कम करता है, लेकिन इसका कंट्रोल कौन करता है? अमाउंट करने का ग्लूकागोन। और वो कौन रिलीज करवाता है? आपका अल्फा सेल। किसका? पैंक्रियाज का। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी जो होते हैं ना वो किससे रिलेटेड होते हैं? आपके पैंक्रियाज से। अगर मैं ब्लड शुगर लेवल की बात करूं ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, हाँ हाइपोथैलेमस करने का कंट्रोल करता है लेकिन डायरेक्टली ये नहीं करता, तो इसको हटा दो। स्प्लीन तो करता ही नहीं। यहाँ पे तो जाकर के आपके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं किससे? पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज से रिलेटेड होते हैं और बेसिकली ये क्या काम करते हैं? कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प भी करेंगे। ठीक है, Which one among the following statements about stomach is not correct? स्टमक को लेकर के आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टमक एक्ट्स एज टेम्परेरी रिजर्वॉयर। स्टमक क्या खाने को थोड़े टाइम तक के लिए रखता है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें कौन सा बताना है? इनकरेक्ट। स्टमक मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूस। क्या स्टमक आपके फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करता है? HCl, पैप्सिन, उनके साथ करता है मिक्स? हाँ, करता है। हमें तो लेकिन इनकरेक्ट चाहिए ना, ये तो सही है दोनों। स्टमक सिक्रेट्स लाइपेज एंड एमाइलेज इन गैस्ट्रिक जूस। क्या स्टमक आपके लाइपेज और एमाइलेज को सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस में? देखो, ये काम होता है पैंक्रियाज का। चलो हम इसको क्वेश्चन मार्क में रखते हैं अभी, क्योंकि हमें बेसिकली नीचे वाला ऑप्शन भी देखना है। रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। कि आपका स्टमक के अंदर जो रेट होता है स्टमक के खाली होने का रेट, वो उसके फूड पर डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया। देखो, अगर आप ऐसा फूड इंजेस्ट करते हो, जैसे आपको अगर प्रोटीन क्रिएशन करनी है तो आप प्रोटीन जो है ना, मतलब लिक्विड ड्रिंक वाले फॉर्म में लो। अगर ड्रिंक वाले फॉर्म में लोगे तो स्टमक उसको जल्दी डाइजेस्ट करके निकाल भी देगा। तो हाँ, बेसिकली आपके एम्प्टी का रेट जो होता है स्टमक का, वो डिपेंड करता है कि उसने खाया क्या है। ये भी बात ठीक है, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना। इनकरेक्ट क्या है इसमें? स्टमक सिक्रेट नहीं करता, ना तो लाइपेज करता है ना अमाइलेज करता है। ये दोनों कौन करेगा? आपका पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन यहाँ पे स्टमक का नाम लिखा है, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। और हमें इनकरेक्ट ही तो चाहिए, नॉट करके मतलब इनकरेक्ट ही तो होता है।
तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सी जो आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशनल ईयरलोब पियर्सिंग डज नॉट लीड टू ब्लीडिंग। दिस इज बिकॉज द, जो ईयरलोब में पियर्सिंग करते हैं तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं होती। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। हार्ट डज नॉट सप्लाई ब्लड टू द ईयरलोब्स। क्या हार्ट आपके ईयरलोब्स को सप्लाई नहीं करेगा? देखो, हार्ट हर जगह सप्लाई करता है, ईयरलोब को भी करेगा, ठीक है, लेकिन हम सारे ऑप्शन में देखेंगे। इसको एकदम क्वेश्चन मार्क में। कार्टिलेज फाउंड इन द ईयरलोब हैज लेसर ब्लड सप्लाई अनलाइक अदर बॉडी पार्ट। देखो, हमारा ईयर जो होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज के अंदर ऑब्वियसली ब्लड का सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम होता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इसको देखो भी क्वेश्चन मार्क। ईयरलोब्स कंसिस्ट ऑफ डेड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। देखो, डेड टिश्यू तो नहीं होती ईयरलोब में, आपके लिविंग ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या आपका सीधा इनकरेक्ट है। नीडल यूज्ड फॉर ईयर पियर्सिंग स्टेरिलाइज। देखो, नीडल जो होता है वो स्टेरिलाइज तो होता है, लेकिन नीडल स्टेरिलाइज हो या नहीं हो उससे ब्लीडिंग का क्या लेन देना? अगर मैं स्टेरिलाइज नीडल अपने हैंड पे मारूंगा तो ब्लड तो निकलेगा निकलेगा, तो उससे आपकी ब्लीडिंग का तो कुछ लेन देना है नहीं। हाँ, लेकिन स्टेरिलाइज्ड नीडल यूज होते हैं, लेकिन ये ब्लीडिंग रोकने के लिए तो नहीं होता। तो दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी। पहला है कि हार्ट क्या आपके ये लोब्स के पास ब्लड सप्लाई नहीं करते? भाई करते हैं, वो सभी बॉडी पार्ट्स के पास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट ही हो गया। लेकिन हाँ, आपके ईयर जो होते हैं उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं जिसके अंदर ब्लड का सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम होता है, तभी इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, जो कि बात आपकी सही भी है। नोज हो गया, का आपका ईयर हो गया, आपके वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्रल डिस्क के बीच में कार्टिलेज होते हैं, सब फ्लेक्सिबल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो आपका ईयर लोब जो होता है वो कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, उसके पास ब्लड का सप्लाई बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। आपको बताना है, चार ऑप्शन है, बताना कि लीवर का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ये है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर कन्वर्ट करता है, ये उसका फंक्शन है, हमें वो बताना है जो कि फंक्शन नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। देखो, आपका लीवर क्या काम करता है? एक्सेस नाइट्रोजन को ना कन्वर्ट कर देता है किसमें? NH3 अमोनिया में, और अमोनिया से कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ये भी उसका एक काम है, ये भी लीवर का एक काम है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड बॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। हाँ, जो आपके डेड सेल्स होते हैं या बॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि आपके लिवर के आसपास स्प्लीन होता है कहीं ना कहीं, तो हाँ, ये आपके डिस्ट्रक्शन उस करने में हेल्प कर सकते हैं, ये भी काम होता है लिवर का, ठीक है। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। मैं देखो, फूड से वाटर एब्जॉर्ब करना ये काम तो लार्ज इंटेस्टाइन का है, फूड एब्जॉर्ब करना ये तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये काम आपके लीवर का नहीं है। ना तो फूड को एब्जॉर्ब करना, ना तो आपके वाटर को एब्जॉर्ब करना फूड के थ्रू, ये दोनों काम आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के काम है। तो हाँ, ये काम नहीं है लीवर के, हमें यही तो चाहिए जो कि काम नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन डी। हमें वही पता करना था ना कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लिवर वो काम नहीं करता, वो काम कौन सा है? आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सब ग्रुप्स लाइक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम। कुछ में देखो, ऊपर का खाली वाली लाइन देखो, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एनिमल किंगडम के लिए करेक्ट नहीं है, मतलब हमें इनकरेक्ट पता करना है एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हाँ नहीं बना सकते, हमें किसी पे डिपेंड होना पड़ता है, ये तो हमें सही है, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए। बॉडी कंटेन सेल्यूलोज। क्या हमारी बॉडी में सेल्यूलोज होता है? नहीं होता, लेकिन वैसे क्वेश्चन मार्क लगा लो, हम सारे ऑप्शन देख करके एक्यूरेट बताएंगे। डू नॉट हैव क्लोरोफिल। हाँ, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना। माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, हाँ ये ऑप्शन भी ठीक है। तो बेसिकली अब सारे ठीक ही है, तो एक इनकरेक्ट क्या बचा आपका? बॉडी कंटेन्स सेल्यूलोज। हमारी बॉडी में सेल्यूलोज नहीं होता, हमारी बॉडी, क्योंकि सेल्यूलोज क्या बनाता है? सेल्यूलोज बनाता है, क्या बनाता है सेल्यूलोज? सेल्यूलोज बनाता है आपका सेल वॉल। क्या हमारी बॉडी में सेल वॉल है? क्या एनिमल की बॉडी में सेल वॉल होता है? नहीं होता।
हमारी बॉडी में अगर सेल वॉल नहीं है तो सेलुलोज भी नहीं होगा बेसिकली, तो सेलुलोज हमारी बॉडी में है, ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इनकरेक्ट ही तो चाहिए था हमें, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स हैव, आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इनका ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हम बाकी भी देखते हैं। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो आरबीसी होता है ना उसके पास न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, लेकिन जैसे आरबीसी आपके मैच्योर्ड हो जाते हैं ना तो उनके पास न्यूक्लियस होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ईआर होगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो आरबीसी जो होता है ना वो आपका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है, उसको पहले से बहुत सारी चीजें कैरी करके यहाँ से वहां ले जाना होता है, यहाँ से वहां ले जाना होता है। अगर उनके पास स्पेस प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेंगे। इसीलिए जैसे वो मैच्योर्ड हो जाते हैं तो उनसे माइटोकॉन्ड्रिया भी हट जाता है, ईआर भी हट जाता है, आपका न्यूक्लियस भी हट जाता है, क्योंकि वो मैच्योर्ड हो जाता है तो उसको सारी चीजें कैरी करके चलनी है, तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए तो अपने ऑर्गेन्स को ही हटा देता है वो। ठीक है, न्यूक्लियस है माइटोकॉन्ड्रिया बट ईआर नहीं है, भाई न्यूक्लियस भी नहीं होता उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन ईआर है, ये भी नहीं है, इनके इसके पास कुछ भी नहीं होता। आपके आरबीसी के पास ना तो न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ईआर होता है। सही, सबसे सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको चार स्टेटमेंट दे रखा है। हनी बी में मेल्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, देखते हैं अभी। वर्कर्स आर स्टेराइल एंड डिप्लॉयड, देखते हैं अभी। क्वीन डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड लार्व दैट फेड ऑन रॉयल जेली, भी देखते हैं अभी। हनी इज कलेक्टेड बाय मेल्स, कलेक्टेड बाय या मेड बाय मेल्स। तो हमें सही ऑप्शन पता करना, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मेल्स इसमें हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड का मतलब कि इनके गैमेट्स जो इनके मेल जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो हाफ सेट ऑफ गैमेट से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमारा जो है क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है, 46। लेकिन अगर मैं एक सेट की बात करूंगा मतलब 23 क्रोमोसोम की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा हैप्लॉइड की। तो आपके मेल जो होते हैं ना वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से ही बन जाते हैं, तो हाँ मेल सेपरेट होते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। स्टेटमेंट वन क्या आपका ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, वर्कर्स आर स्टेरॉयल एंड डिप्लॉयड। वर्कर्स कैसे होते हैं आपके, स्टेरॉयल होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। देखो बेसिकली वर्कर का मतलब जो होता है ना, वर्कर जो होते हैं वो फीमेल हनी बीज को बुलाया जाता है, फीमेल हनी बीज। ठीक है, हाँ फीमेल हनी बीज आपके स्टेरॉयल होती हैं और डिप्लॉयड भी होते हैं, ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके ठीक है, तो सेकंड भी ठीक है। क्वीन डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड लार्वा दैट फेड ऑन रॉयल जेली। तो क्वीन जो बनती है वो क्या बनते हैं, डिप्लॉयड लार्वा। डिप्लॉयड लार्वा का मतलब क्या है कि उसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा होता है, बिल्कुल पेयर में होता है, इसका मतलब हो गया डिप्लॉयड। ठीक है, हाँ तो क्वीन डेवलप होती है डिप्लॉयड लार्वा से होती है जो कि रॉयल जेली पे फेड करती है, हाँ ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, हनी इज कलेक्टेड मेड बाय मेल्स। देखो हनी जो कलेक्ट करते हैं ना वो मेल्स नहीं करते, वो करते हैं आपके वर्कर। और मैंने भी आपको बताया कि वर्कर जो होती है, वर्कर होते हैं फीमेल भी होती है, वर्कर क्या होती है आपकी, फीमेल भी होती है। तो मेल्स नहीं करते, फीमेल भी करते हैं, मतलब आपका स्टेटमेंट फोर जो क्या इनकरेक्ट है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, वन टू और थ्री सही है, वन टू एंड थ्री ओनली। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी, वन टू एंड थ्री ओनली। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट है, डेंगू वायरस causes high fever, rashes, reduces the number of particular type of blood cells, those blood cells are। डेंगू बहुत चीज करता है हमें कॉज, हाई फीवर कॉज करता है, रैशेस कॉज करता है, हमें अनीमिया भी कॉज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड का कौन सा कंपोनेंट कम करता है वो, तो आपने सुना है सबसे ज्यादा ब्लड का वो करता है बेसिकली क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज कौन करवाता है, क्या हमारे क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज कराते हैं मोनोसाइट्स, नहीं। इजनोफिल्स नहीं, न्यूट्रोफिल्स नहीं। हमारे ब्लड में जो बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करवाते प्लेटलेट्स। अगर आपकी बॉडी में स्पेसिफिक ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिम्टम है आपके डेंगू के, कि आपके अंदर डेंगू के वायरस ने आपको इन्फेक्ट करा हुआ है। ठीक है,
तो प्लेटलेट का कम होना मतलब आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर कम होना, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम है तो कहीं ना कहीं आप साइन क्या कह सकते हो, किसका साइन है वो आपके डेंगू का। तो डेंगू जो है हमारी बॉडी में ब्लड का कौन सा पर्टिकुलर पार्ट कम करता है, वो है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका सही ऑप्शन है। From the evolutionary point of view, which one among the following is the most primitive animal? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, डॉल्फिन है, ऑटर है, वोलरस एंड टर्टल है। इनमें सबसे ज्यादा प्रिमिटिव मतलब पुराना कौन सा है? आपने चीज देखा, डॉल्फिन देख लो, ऑटर देख लो, वोलरस देख लो, ये तीनों के तीनों आपके मैमल है, तीनों ही मैमल है आपके। अगर मैं ऑर्डर नोट करने के लिए बोलूंगा तो आप बोलोगे टर्टल। क्यों? टर्टल क्या होता है आपका? रेप्टाइल। टर्टल क्या होता है आपका? रेप्टाइल। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इवोल्यूशन की टर्म की बात करूं तो रेप्टाइल जो थे वो पहले आए थे इवोल्यूशन के टर्म। हाँ, कहीं ना कहीं मैमल्स और रेप्टाइल्स के एंसेस्टर सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इवोल्यूशन के टर्म्स की बात करूं तो रेप्टाइल्स आपके ज्यादा पुराने हैं, ठीक है। और टर्टल आपका रेप्टाइल है। बहुत से टर्टल के ऐसे फॉसिल्स मिले जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पाए गए हैं, मतलब कार्बोनेटिक मेथड से करा होगा वो, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैमल्स से अगर आप कंपेयर करोगे रेप्टाइल्स के, तो रेप्टाइल ज्यादा प्रिमिटिव है। ये तीनों आपके मैमल्स हैं, बाकी आपके टर्टल रेप्टाइल है, तो इसके हिसाब कह सकते हो कि रेप्टाइल थोड़े ज्यादा पुराने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A man was trapped in a room of a building which was in flame. Firefighters had to break window panes which were filled with in smoke to take him out. Once the injured person is out, he should be observed treatment for. सीधा सीधा समझो कि कोई इंसान एक रूम में बंद है और वहां पे उसके रूम में आग लगी पड़ी है, फ्लेम्स, ठीक है, जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा। अब एक कंडीशन आप इमेजिन करो कि भाई मैं हूँ, मेरे आसपास आग लगी पड़ी है और आग से फ्लेम मतलब फ्लेम से क्या निकल रहा है? स्मोक निकल रहा है। वो स्मोक मैं ऑब्वियसली इनहेल करूंगा, क्योंकि इनहेल नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, इनहेल तो करना पड़ेगा कैसे न कैसे, ठीक है। मेरे खिड़की पे शीशा लगा हुआ है, तो फायर फाइटर्स आए, उन्होंने शीशा ब्रेक करा, अंदर आए। सबसे पहले मुझे क्या मतलब सबसे क्या चीज़ है कि मुझे चेकअप करवाना ही करवाना पड़ेगा? सुपरफिशियल बर्न वुंड। देखो, इसने के स्टेटमेंट में ये नहीं बोला कि चोट लगी है नहीं लगी है, या इंसान जला है नहीं जला, बस उसने बोला कि फ्लेम है आसपास। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये 50-50% है इसका। 50-50% है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ स्टेटमेंट हमें नहीं बोला गया। इलेक्ट्रिक बर्न कहाँ ही होगा? आग लगे तो इलेक्ट्रिक बर्न होने के चांसेस नहीं है। रेस्पिरेटरी बर्न हो सकता है, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी बर्न का मतलब क्या है कि हमने इतना स्मोक इनहेल करा जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ना कुछ बर्निंग हुई है, ये हो सकता है आपका। इंटरनल ऑर्गन इंजरी, ठीक है, देखो अगर कहीं आग लगी है तो मेरे पास आके फ्लेम्स आए, मैं कहीं जाके टकरा गया, गिर गया, तो मैं इंटरनल इंजरी आ गई। ये वन ऑफ द चांस पॉसिबल चांसेस हो सकता है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। ये भी आपका 50-50 है, ये भी 50-50, ये भी 50-50, लेकिन ये जो आपको ये होगा ही होगा। अगर आपके आसपास फ्लेम्स है और आप इनहेल करते जाओगे, स्मोक इनहेल करते जाओ, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बर्निंग होगी, तो आपका ये तो चेकअप करवाना ही पड़ेगा। तो सी ही ऑप्शन ठीक है, वरना इनके इसका और इसका 50-50% चांस है, तो इसको भी आप कट ही कर दो। हमें 50-50% चांस होना चाहिए, हमें तो 100% वाला चांस चाहिए। तो 100% चांस है कि उसका रेस्पिरेटरी बर्न हुआ ही होगा, ठीक है। Consider the following diseases: cholera, typhoid, filariasis, or tuberculosis. Which one of the following disease caused by bacteria? इनमें से कौन सा जो कि बैक्टीरिया से होता है? टाइफाइड होता है आपका सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी which is a kind of bacteria. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. This is also a kind of bacteria. Cholera is caused by Vibrio cholera. Vibrio cholera is also a kind of bacteria. ये तीनों तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, 1, 2 और 4 आपके सभी बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। लेकिन पूछा कि कौन सा है, विच आर द फॉलोइंग अबव डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? 1, 2, 4 तो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं फ्लेरेसिस की बात करूं तो ये होता है आपके राउंड वॉर्म की वजह से, नीमाटोड की वजह से। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, बेसिकली पॉरीफीरा पढ़ा होगा आपने, सेलेंट्रेटा पढ़ा होगा आपने, प्लेटिहेलमिंथस पढ़ा होगा आपने, नीमाटोड पढ़ा होगा, इसमें आपके राउंड वॉर्म्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फ्लेरेसिस होता है आपके वॉर्म्स की वजह से। हाँ,
अगर मैं आपको बताऊं, इस यही आपके एलिफेंथियासिस भी कॉज करता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से। वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से, जो कि आपके टाइप का बैक्टीरिया नहीं है, बाकी सारे बैक्टीरिया है। 1, 2 और 4 आपके बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 4। ठीक है। When dried raisins are put in plain water, they swell up. If you put again in brine solution, they shriveled up. The phenomenon indicates the property of, आप किसी किशमिश को, सूखी किशमिश को पानी में डालो, वो स्वेल्ड अप हो जाएगी, फूल जाएगी। उसी फूले हुए को आप किसी ऐसी जगह पे डाल दो जिसमें से उसका पानी निकल जाए। ठीक है, मतलब किसी ब्रांड सोल्यूशन में डाल दो तो वो ठीक है, उसका पानी भी निकल जाएगा, वो सूख जाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन होती है आपके गैसेस के बीच में, ये तो आपके लिक्विड के बीच में है ना, हटा दो। परफ्यूजन क्या होता है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स को देता है बाय द प्रोसेस ऑफ परफ्यूजन। तो हमारे इसमें उसकी किसी की बात करी नहीं गई है। फ्यूजन तो मिलना हो गया आपका, इसको भी हटा दो। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर आपके वाटर जो होते हैं वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर जाकर के होते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू आपके एक्सचेंज करते बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो अगर मैं बात करूं रेजिन की, तो रेजिन के आसपास वाटर था और वो रेजिन के ऊपर मेम्ब्रेन भी होगा, तो मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के वो अंदर गया पानी, से स्वेल्ड हो गया। उसी मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के पानी बाहर चला गया, इसलिए वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। तो बाय द हेल्प ऑफ किससे गया? वो आपके ऑस्मोसिस के थ्रू। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर करेक्ट? आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं। स्टेमन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में क्या होता है आपका? ये और ये आपके स्टेमन हो गए। तो हाँ देखो, अगर मैं बात करूँ तो स्टेमन भी आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। स्टेमन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स इन द ओवरी। भाई स्टेमन पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक बात है, लेकिन वो ओवरी में थोड़ी ना करते, वो तो एंथर में करते हैं ना। एंथर में करते, तो ये ऑप्शन आपका क्या? इनकरेक्ट। द स्वेलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल इज ओवरी। जो ये स्वेलिंग बॉटम वाला पार्ट है, क्या होता है आपका? ओवरी होता है कार्पेल का। हाँ, ये ओवरी ही होता है ये पार्ट। ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ठीक है आपका। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स गिव्स राइज टू जाइगोट। देखो, जर्म सेल का फ्यूजन होना, अगर मैं आपको बताऊं, पॉलन ग्रेन्स और एग सेल का फ्यूजन, द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स गिव राइज टू जाइगोट। अगर यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखा होता कि जर्म सेल के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता आपका फर्टिलाइजेशन। लेकिन बोल रहे हैं कि जब जर्म सेल फ्यूज करते तो क्या जाइगोट बनता है क्या? ऑब्वियसली बनता है। तो कहने का ये स्टेटमेंट में क्या आपका ठीक है। 1, 3 एंड 4 आपका ठीक है, लेकिन 2 क्या आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट देखते हैं। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 तो आपका है ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके आंसर्स में गलती करी गई है। तो आप एक काम करो, 2 को हटा दो, ए ऑप्शन में 2 की जगह पे 1 कर लो। 1, 3 एंड 4, क्योंकि आपका स्टेटमेंट 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। 1, 3 एंड 4 ओनली, इसमें सही क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है। Which one among the following nutrients is a structural component of the cell wall? देखो, सेल वॉल की वजह से ही आपके प्लांट के सेल को रिजिडिटी मिलती है, टर्जिडिटी मतलब एक स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब एक हार्डनेस मिलती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इन चारों मिनरल में से हार्डनेस आपके कौन बढ़ाता है? जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे बोन्स जो है ज्यादा उसमें कैल्शियम से मिलकर के बने से मेरे बोन्स जो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो कहने कि हाँ, कैल्शियम को मैं मान सकता हूँ कि ये रफनेस टफनेस हार्ड बनाएगा सब्सटेंसेस को। पोटेशियम नहीं बनाता, फोस्फोरस नहीं बनाता, मैंगनीज नहीं बनाता। हाँ, लेकिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम पास इतनी कैपेसिटी होती है कि चीजों को हार्ड बना सकता है, जिसकी वजह से हाँ, सेल वॉल के कंपोनेंट में भी आपका कैल्शियम का बहुत मेजर रोल है, जो कि वो उसको क्या करता है? रफ और टफ बनाता है। तो कैल्शियम आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एससीआर का एक और फंक्शन क्या होता है? एडिशनल फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये कौन बनाता है आपका? आरएनए। लेकिन बनता कहां पर है? राइबोसोम के सरफेस पे। अगर मैं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूं तो राइबोसोम के सरफेस पे बनता है, ठीक है। लेकिन ये तो यार एससीआर की पूछ रहे, तो ये ऑप्शन कट गया आपका।
स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो कहीं ना कहीं आपका वैक्यूल करता है स्टोरेज का काम, लेकिन आपका एसईआर नहीं करता। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये आपका करता है बेसिकली कहीं ना कहीं लाइजोसोम करता है, लाइजोसोम करता है डिटॉक्सिफिकेशन, लेकिन आपका एसईआर नहीं करता। लिपिड फॉर्मेशन करवाता है आपका एसईआर। एसईआर के दो काम होते हैं, पहला ये स्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का। दूसरा एडिशनल अगर मैं काम बताऊं तो एडिशनल काम में आपके लिपिड का फॉर्मेशन करवाता है। अगर आपके सेल में लिपिड सिंथेसिस नहीं हो पा रहा तो डिफेक्ट किस पार्ट में निकलेगा? डिफेक्ट निकलेगा आपके एसईआर वाले पार्ट में, क्योंकि एसईआर का ही काम है लिपिड का फॉर्मेशन करना। तो एसईआर का एक और मतलब एडिशनल काम क्या होता है? आपके लिपिड का फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोब्स इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। दे आर यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हम भाई ऑब्वियसली माइक्रोब्स का यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, हम यूज करते हैं। ये तो आपका सही स्टेटमेंट है, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत है। दे आर यूज इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, क्या ये आपकी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं क्या बेवरेज बनाने के लिए? हाँ करता है, ईस्ट वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये तो करेक्ट होगा ना स्टेटमेंट, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए। नो एंटीबायोटिक हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब, क्या किसी भी माइक्रोब से एंटीबॉडीज नहीं निकाला गया? क्या भाई निकाला गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन हम इसको भी क्वेश्चन मार्क में रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते पहले। दे आर यूज टू गेट मैनी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, भाई डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए भी हमें अगर कोई पार्ट चाहिए तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से माइक्रोब से वो पार्ट निकाला है डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट है। तो वैसे अगर आप देखोगे कि नॉट करेक्ट है जो माइक्रोब्स के लिए, वो है ऑप्शन सी, कि माइक्रोब से कोई भी आपका एंटीबायोटिक निकाला नहीं गया। निकाला गया है भाई, निकाला गया आपके माइक्रोब से। जैसे कि मैं फंगस की ही बात करूं, पेनिसिलिन नोटाटम से आपका एंटीबायोटिक निकाला गया था क्या? पेनिसिलिन तो निकाले तो गए आपके माइक्रोब से। ठीक है, विटामिन को लेकर कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है वो बताना है हमें। विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी, देखो विटामिन सी हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू बनाने में हेल्प करती है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका ठीक है। विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट, आई पिगमेंट के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कहाँ होता है? अगर आप विटामिन डी सफिशिएंट लेते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। विटामिन बी टू हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, बी टू की आप यहाँ पे 1 लगा दो, 12 कर दो, इसे बी 12 कर दो। बी 12 हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, तो क्या बेसिकली आपके जो आरबीसीज होते हैं उनके मैचुरेशन हेल्प करता है आपका बी 12। देखते हैं अभी हम बी 12 की अगर मैं आपको बात बताऊं, बी 12 हमारे अनीमिया से बचाने से भी करता है, लेकिन बी 12 कहीं रिलेटेड होता है हमारे आरबीसी से ही। बी 12 जो होता है हमारे आरबीसी रिलेटेड होता है, और कहीं ना कहीं उसको मैचुरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ नहीं होता। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, कैल्शियम एब्जॉर्ब अगर करना ही होगा तो माइक्रोविलाई से हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, विटामिन सी मेनली हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है, कनेक्टिव टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प नहीं करता वो। 1 और 3 आपका स्टेटमेंट ठीक है, तो करेक्ट आंसर ढूंढना है आपको। तो 1 and 2, 2 and 4, 1 and 4, आपका ऑप्शन बी सही है, 1 and 3। ठीक है, इसको बस बी 12 का लेना जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ था ये। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 विद लिस्ट 3 विद लिस्ट 4, आपको 40 दे रखे, 1 2 3 4, आपको सबको मैच करना है और बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। अगर मैं देखूंगा 1 पे क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, और ये मैच हो रहा है आपकी बोन, तो क्या बोन आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है? ये तो यहीं पे गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 तो आप कैसे इनकरेक्ट हो गया? ब्लड सर्कुलेशन हमारे बोन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसका। बी देखोगे आप, 7th न्यूरोलॉजिकल, वो किससे हो रहा है आपके? एफ, हार्ट। ठीक है,
अगर मैं हार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये किसके साथ हो रहा है, आपके फोर्थ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैट्रिक्स में देखूंगा तो फिफ्थ कहाँ जा रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। देखो न्यूरोलॉजिकल का मतलब है कि बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करवाना, जो कि हार्ट का काम होता है बेसिकली क्या, ब्लड पंपिंग का, ठीक है। ब्लड पंपिंग का काम होता है। अगर मैं न्यूरोलॉजिकल की बात करता हूँ, आप जाते हैं न्यूरॉन के पास, ठीक है। लेकिन हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है बेसिकली पंपिंग का या ब्लड सर्कुलेशन का। अगर मैं 1 को एफ के साथ लगाता तो सही होता कहीं ना कहीं, लेकिन 7 के साथ एफ नहीं लगेगा, तो आपका स्टेटमेंट बी भी, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। 6 सी की बात करूं, रेस्पिरेटरी, इसको किसके साथ टिक करा गया, ए के साथ। तो ए में क्या है आपका बोन, तो रेस्पिरेटरी का बोन से कुछ भी लेने देना नहीं है, स्टेटमेंट सी भी आपका इनकरेक्ट है। डी की बात करूं, 1 1 किस साथ जा रहा है, एफ के साथ, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है आपके हार्ट के पास, जो कि ठीक है। फिर जा रहा है ये एफ के बाद 3 मायोकार्डियम, मतलब ये आपके हार्ट के मसल्स के बारे में बताया गया, मायोकार्डियम, ठीक है, ये भी ठीक है, 3 भी ठीक है। 3 फिर जा रहा है आपके फोर्थ के पास, ऑक्सीजनेशन। भाई आपके हार्ट ही तो बेसिकली क्या काम करता है, आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगर आप देखोगे टेबल के अकॉर्डिंग तो आपका डी ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है। आपको बॉडी पार्ट फंक्शन वंक्शन के बारे में बता दिया गया है, और मेनली आपको उसको करेक्ट करके मैच करना है, ठीक है। आप अगर ये पूरा टेबल अपने आप से ही कर लोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही कौन सा आपका, ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंट ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के हिसाब से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। द एजेंट ऑफ इन्फेक्शन इज नॉट वेल आइडेंटिफाइड। देखो इसका एजेंट आइडेंटिफाइड नहीं था, तभी तो इतना ज्यादा क्या बन गया, ये पेंडेमिक बन गया था। हाँ ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। द रिस्क इज हाई इन दोज हु कंज्यूम्स पोर्क, मतलब जो ज्यादा पॉक कंज्यूम करते हैं उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं स्वाइन फ्लू का, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के थ्रू होता है और पॉक में वो पाए जाते हैं। हाँ ये भी ठीक है आपका कहने का स्टेटमेंट। इट हैज अ प्रोस्पेंसिटी टू स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जरूरी नहीं है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से को टच करने से ही पहले अगर आप उस पर माइक्रो, आप कह सकते हो कि अगर उसके बॉडी के सरफेस पे इन्फ्लुएंजा है, जैसे कि स्वेटिंग है या नोज ड्रॉपलेट है या आई ड्रॉप, मतलब आई से ड्रॉपलेट है, नोज के साथ कुछ भी आ रहा है, उसको अगर टच करोगे तो हो सकता है, लेकिन आप ऐसे नहीं उसको टच करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू हो जाए, तो ये कहना कहीं नहीं है। एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट और वैक्सीन मेक्स इट रिस्क फॉर ग्लोबल पेंडेमिक। हाँ ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, वैक्सीन नहीं मिला, जिसकी वजह से ग्लोबल पेंडेमिक बना, हाँ ये भी था एक ऑप्शन, ये भी रीजन था एक, मतलब एक। तो 1/3, मतलब 1 ठीक है, सेकंड ठीक है, और फोर्थ, 1 सेकंड और फोर्थ, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। स्वाइन फ्लू की रिगार्डिंग अगर मैं सही ऑप्शन बताऊँ तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है, मतलब सभी स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आपका ऑप्शन ए जो है क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, vitamins, minerals, water. Which of the above are considered as the constant of food? इनमें से फूड के कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, देखो प्रोटीन तो आते आते हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड में, कार्ब्स भी आता है, फैट भी आता है, वाइटामिन भी आता है, मिनरल्स भी आता है, और आपके वाटर भी आता है। तो सभी के सभी 1 2 3 और 4 सभी के सभी बेसिकली आपके क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में लाइक करते ही करते, 1 2 3 4 सारे सही हैं आपके, 1 2 3 4 सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी जो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया आपको, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये ना सी की डेप्थ में पाई जाती है, सी की डेप्थ में पाई जाती है, लेकिन ये ना सी की डेप्थ में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ल्यूमिनेसेंस होते हैं, चमकते हैं, ल्यूमिनेंस होते हैं बेसिकली। आप अगर डेप्थ में जाओगे ना तो ये देखने को मिलेगा आपको, इनको नीडोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे सी डेप्थ में तो आपको चमकते हुए दिखेंगे, तो इनके पास ना खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जगमगाने की, खुद के पास इनके जो ये स्ट्राइप्स हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, तो इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि जगमगाते हैं, और इस खुद की जगमगाने की ल्यूमिनस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब
देखोगे इनके बॉडी में इनके लेयर्स इतने ज़्यादा पतले होते हैं कि वहां पर आपके सी डेप्थ के पास तो बेसिकली आपको इतना ज़्यादा लाइट जा नहीं पाते, तो इनको अपना लाइट खुद ही निकालना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुद का लाइट एमिट कर रहा है तो उसको बोला जाएगा, उस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि अपना वो लाइट एमिट करे। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, an individual whose blood type is B may in emergency donate blood to a person whose blood type is, किसी मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप बी है, अब मुझे इमरजेंसी में किसको ब्लड डोनेट करना है तो मुझे मैं किस किस को कर सकता हूँ? देखो, मान लो ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें खाली बी के एंटीजन होंगे, ब्लड ग्रुप बी में खाली बी के एंटीजन होंगे, उसकी एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। और क्या होगा? ये ओ को नहीं दे सकता और ए को नहीं दे सकता। ठीक है, और ये मतलब ले नहीं सकता इससे, लेकिन ए बी से ले सकता है। ए बी को ए बी से खाली ले सकता है, ए से नहीं ले सकता, ये खाली ओ से और ए बी से ले सकता है। बी वाला किस किस को देगा? देखो बी वाला ब्लड ग्रुप जो है बी को तो दे सकता है और ए बी को भी देगा। क्यों? क्योंकि ए बी में क्या होता है, बी के भी कॉम्पोनेंट है, तो बी ब्लड ग्रुप जो बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। लेकिन लेगा किससे? ये ओ से ले सकता है खाली और बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है बस। ठीक है, सेम ए की बात करूं तो ए में ए के भी एंटीजन है। ठीक है, मतलब देने को तो खाली ए को दे सकता है ये। ठीक है, और ए बी में भी तो ए के एंटीजन है, मतलब अगर इसको ब्लड डोनेट करना है तो खाली ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। लेकिन सेम अगर मैं लेने की बात करूं तो ये खाली ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। तो ठीक है, सेम अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी की, तो देने के लिए मतलब अगर मैं बात करूं देने के लिए तो ये खाली ए बी को दे सकता है। देखो देने के लिए खाली ए बी को दे पाएगा ये, क्योंकि ए बी दोनों में दो में कौन में है। लेकिन अगर लेने की बात करूं तो ए बी ए से भी ले सकते हैं जिसमें ए के भी कंपोनेंट है, बी से भी ले सकते हैं जिसमें बी के भी कंपोनेंट है, और ओ तो सबको देता ही है ब्लड, तो बेसिकली ओ से ले सकता है। इसे इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिसका ब्लड टाइप बी है तो किस किस को दे सकता है? किस किस को दे सकता है? वो दे सकता है आपके ए बी वाले को, क्योंकि ए बी में बी का कंपोनेंट होता है, बी में तो होता ही है, तो ये देगा आपका ए बी और बी वाले को। कि आगे किसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसी को ब्लड दे पाएगा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है या बी है, क्योंकि इन दोनों में ही बी के एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन थ्रू फिगर गिवन बिलो। हमें एक आई का फिगर दे रखा है, आप हमें बताना है कि नंबरिंग करी गई है 1 2 3 4 और बताना कि सही कौन सा है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड की, सेकंड में यहाँ पे ना विट्रस चैम्बर है, एक्वस नहीं है विट्रस है। एक्वस बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ क्या होता है? विट्रस, तो ये आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ पे आपका क्या है? फोर्थ पे आपका आइरिस लगा हुआ है, लेकिन आइरिस नहीं होता वहां पे। ठीक है, फोर्थ पे यहाँ पे फिर आपका क्या दे रखा है? फोर अच्छा, फोर्थ पे आपका दोबारा से क्या दे रखा है? कॉर्नर के जगह पे विट्रस ट्यूमर दे रखा है, तो ये भी गलत है, आइरिस भी गलत है। लेकिन अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड की, तो एक यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट पे तो आपका रेटिना है, यहाँ पे स्क्रीन बनते हैं, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? आपका ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है आपका? ब्लाइंड स्पॉट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो थर्ड जो है ना ब्लाइंड स्पॉट को इंडिकेट करो, यहाँ पे थर्ड में ब्लाइंड स्पॉट भी है, तो आपका ऑप्शन सी क्या इनकरेक्ट है। सेकंड में आप देखोगे, सेकंड में क्या आपका विट्रियस ह्यूमर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्वस चैम्बर, जो कि गलत है। फोर्थ में आपके क्या होता है? हाँ, ये आप कॉर्निया वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? आपका आइरिस, जो कि गलत है। फोर्थ पे दोबारा से क्या दे रखा है आपको? विट्रियस ह्यूमर, जो कि वहां पे क्या होना चाहिए? कॉर्निया होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। थर्ड पे हाँ, आपका थर्ड वाले पार्ट पे आपका दे रखा है क्या? ब्लाइंड स्पॉट, जो कि हाँ यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट ही होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्ब्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमंस। क्या खाली कार्ब से एनर्जी मिलती है? देखो एनर्जी तो हमें फैट से भी मिलती है बहुत ज्यादा, एनर्जी तो हमें प्रोटीन से भी मिलती है, तो उसमें क्या खाली कार्ब से देता है क्या? नहीं, हमें प्रोटीन और फैट दोनों देता है, तो ये क्या इनकरेक्ट। फैट्स गिव मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू अदर फूड्स।
क्या फैट ज्यादा एनर्जी देता है बाकी कंपैरिजन के मुकाबले? फैट देता है आपको 9 कैलोरी पर ग्राम। ऑन द अदर हैंड कार्ब्स देगा आपको 4 कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन भी देगा आपको 4 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन फैट सबसे ज्यादा देता है। तो कहने का स्टेटमेंट 2 क्या है? ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है आपका? ठीक है। करेक्ट ही बताना है आपको। ओनली 2, बी ऑप्शन सही है। खाली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, आपका 1 क्या इनकरेक्ट है। The given diagram represents an experiment used to demonstrate which of the following plant hormones। देखो इसमें आप देख सकते हो प्लांट के टिप पे कौन सा हार्मोन होता है। यहाँ पे होता है आपका बेसिकली ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन जो है अपना डायरेक्शन चेंज करवा रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट में यहाँ पे लाइट गई तो यहाँ पर उस तरफ वो प्लांट का वो पार्ट ने रिस्पॉन्स कर दिया। तो रिस्पॉन्स थ्रू डायरेक्शन ऑफ सनलाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके टिप पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सिन। तो बोला गया है कि फिगर में एक्सपेरिमेंट जो डिमोन्स्ट्रेट हो रहा है किस प्लांट हार्मोन के बेसिस पे हो रहा है? जिबरेलिन्स पे नहीं, ना इथाइलिन पे, ना साइटोकिनिन्स पे, ये हो रहा है आपके ऑक्सिन पर से। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। थर्टी एट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए इज करेक्ट? डीएनए को लेकर के सही स्टेटमेंट कौन सा है? डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है? क्या जेनेटिक मटेरियल? भाई आरएनए भी तो होता है, लेकिन इसे तो खाली डीएनए लिखा है। ये ऑप्शन काट दो, ये स्टेटमेंट काट दो। मतलब ऑल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए के सभी कोड जो होते हैं प्रोटीन फॉर्म नहीं करते। 5-6 ऐसे कोड्स होते हैं जो कि स्टार्ट करते नहीं, कोडिंग स्टार्ट ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में क्या है आपका? इनकरेक्ट है। जैसे आप पढ़ोगे यू जी या यू ए है, वो सब नहीं करते। न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विद 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स विद रन एंटी पैरेलल। हाँ, कहीं ना कहीं आपके थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए जो है वो होता है। तो कहने के आपको ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 क्या दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर पता करना है आपको। तो 3 और 4 सही है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्योंकि आपका स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 आपका क्या है? सही है। आपको एक मसल टिश्यू शो करा गया यहाँ पे, जिसे हम देख सकते हो ब्रांचेस है। तो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप के ब्रांचेस है। तो ये ना आपकी कार्डियक मसल है, बेसिकली कार्डियक मसल। कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल के बारे में आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे कॉमन लोकेशन इनकी हार्ट होती है। हाँ भाई, कार्डियक मसल तो हार्ट में पाए जाएंगे, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ना। लेकिन हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। क्या ये एक्शन इनवॉलंटरी होते हैं? हाँ, ये एक्शन इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना। ये भी गलत। दे आर नॉन स्ट्राइडेड मसल्स। ये ऐसी बात नहीं है कि स्ट्राइटेड नहीं होते, इनमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है। स्ट्राइएशन का मतलब होता है रफनेस, धारियां। इनके बाद देखो कितनी ज्यादा रफनेस है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट ही चाहिए ना। तो ऑप्शन सी क्या आपका कहीं ना कहीं सही होगा। एक बार फिर भी देख लेते डी ऑप्शन। ब्रांचिंग कनेक्ट्स एडजेसेंट सेल्स। देखो क्योंकि ब्रांचेस में बहुत ज्यादा होते हैं तो एडजेसेंट सेल्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। हाँ, ये करते हैं। तो ये भी आपका सही ही हो गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या आपका इनकरेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से सही कौन सा आपका? ऑप्शन सी। ये नॉन स्ट्राइटेड नहीं होते। नॉन स्ट्राइटेड होते आपके खाली स्मूथ मसल। नॉन स्ट्राइटेड का मतलब है कि इनका जो मसल का स्ट्रक्चर होगा ना, उस पर कोई भी रफनेस नहीं होगी। देख सकते हो उस पर कितनी ज्यादा रफनेस दिख रही है आपको? रफनेस होती है इनमें। लेकिन नॉन स्ट्राइटेड को बोला गया था, इसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। तो हमें इनकरेक्ट तो ढूंढना है। तो ऑप्शन सही क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनेल शोन इन द फिगर। देखो फोल्डिंग्स है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या है? फोल्डिंग्स है। तो अब देखते हैं क्या होता है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स है ना, तो फोल्डिंग्स में पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। ईआर फॉर्म्स पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम।
क्या ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट फॉर्म करता है? हाँ, कहीं ना कहीं आपका ईआर करता है। हमें तो इनकरेक्ट पता करना है ना। लेकिन इज ऑफ टू टाइप, क्या आपके ईआर टू टाइप के होते हैं? हाँ, दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। ये भी सही है। सिंथेसिस स्टेरॉयडल हार्मोन, मैंने आपको बताया था अभी, SER, स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है और लिपिड फॉर्म करता है। तो हाँ, कहने का ये हेल्प कर रहा है। तीनों स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट ही है, हमें इनकरेक्ट पता करना है ना। तो लास्ट में लिखा है सिंथेसाइज एटीपी। तो एटीपी सिंथेसाइज कौन करता है? ये सिंथेसाइज करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस करता है, लेकिन ये दे क्या रखा है आपका? दे तो आपका ईआर रखा है। तो ईआर की रिगार्डिंग ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ना। हाँ, हमें इनकरेक्ट ही तो पता करना है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी। सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ओवरऑल आइडिया देखने को मिल गया होगा कि हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा, हमने स्ट्रेट क्वेश्चन करा, हमने थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा, हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करे, हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करे, हमने थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करे, थोड़े ज़्यादा सिंपल भी कह सकते हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि अगर कोई क्वेश्चन सिंपल है तो मैं उसको छोड़ दूँ, नहीं। आप देखो और आपको आंसर मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी उस क्वेश्चन को करो। आप सिंपल समझ के क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी में क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसे ही हम, जैसे हमने आज क्वेश्चन करा है, आगे हम आने वाले क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।